हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपने हमारे सारे प्रीवियस सेशंस देख लिए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसके आगे के सेशन के बारे में। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का जो प्रीवियस सेशंस है उनमें हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं? वी हैव कवर्ड मेजरली अबाउट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमने जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन के टेक्निक्स के बारे में पढ़ाई की। बेसिकली हमारा गोल क्या है इस चैप्टर के बारे में कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो समझना। तो अब इस साल मतलब 2020-2021 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, उनके लिए पोर्शन में से मतलब बहुत सारा रिडक्शन किया है। तो बायो के इस चैप्टर में से 5th चैप्टर में से जो 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं, लेकिन 5th चैप्टर में से जो 2 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसमें से एक टॉपिक हम कर चुके हैं जो कि 5.6 था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में से हमको करना है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज 5.13 का ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमको क्या पढ़ना है कि हम जानते हैं बहुत पहले से हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमको बहुत पहले से ये चीज़ सिखाते हुए आई जा रही थी कि ह्यूमंस जो थे वो मंकीज से या एप्स से इवॉल्व हुए हैं। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दे वर एप्स, दे वर चिंपैंजीज। तो हम बंदरों से आगे इवॉल्व हुए हैं अगर मैं लोकल टर्म में बोलूँ तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। और यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक में मतलब इस पार्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मीनिंग समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो डिफिकल्टी है इसलिए तो हम हैं ताकि हम आपके डिफिकल्टी को आसान कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू मेक. If you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button and share this channel with your friends as much as possible. So let's start with our today's session. So आज के सेशन में हमारा इंट्रोडक्शन किस बारे में है? We are going to talk about human evolution. अब देखो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में. It has been traced that the human evolution appeared to have evolved from a tree dwelling shrew like animal. मतलब क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट्स का मतलब अच्छे से समझना, वीडियो को छोटा सा छोटे रखने की कोशिश करेंगे लेकिन सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए. तो क्या बोला गया हमको फर्स्ट पॉइंट में? इट हैज़ बीन ट्रेस्ड. ट्रेस मतलब क्या होता है? पता लगाना. ओके तो ऐसा पता लगाया गया कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, दैट द ह्यूमन इवोल्यूशन अपीयर टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम. ये ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ से आया, मतलब ह्यूमंस कैसे आए, ये ह्यूमंस की शुरुआत, ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई? सो इट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ट्री ड्वेलिंग श्रीव. कहाँ से इवॉल्व हुए हैं ये? ट्री ड्वेलिंग श्रीव से. श्रीव मतलब क्या होता है? लिखो, पेंसिल से अंडरलाइन करो और वहाँ पर लिखो. अ स्मॉल एनिमल लुकिंग लाइक अ माउस विथ अ लॉन्ग नोज. मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो मूज हम बोलते हैं ना, मूज करके एक एनिमल होता है, या मोंगूस करके एक एनिमल होता है जिसकी नाक बहुत लंबी होती है पर दिखने में वो चूहे जैसा होता है. तो वैसे किसी एनिमल को हम श्रीव बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? श्रीव. पर ये श्रीव ज़्यादातर ट्रीज से रहते हैं. कहाँ पर रहते हैं ये? ट्रीज पर रहते हैं. ओके सो उस माउस लाइक स्ट्रक्चर से, उस माउस लाइक एनिमल से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं. वैसे तो इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है बट इट इज़ ट्रू. ओके आपको ये पता होगा कि जब भी हम कोई नया वैक्सीन बनाते हैं या कोई भी नया एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उस चीज़ का हम पहला टेस्टिंग रैट्स के ऊपर किया करते थे, माउस के ऊपर. किसके ऊपर करते थे? माउस. क्योंकि दिस इज कन्फर्म्ड दैट 95% ऑफ जीन्स आर सिमिलर टू द माउस. 95% ऑफ ह्यूमन जीन्स आर सिमिलर टू द माइस जीन्स. मतलब हमारे 95% जीन्स एक चूहे से मिलते हैं. ओके सो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे पता चला? ये ह्यूमन इवोल्यूशन हमने ये ऐसे पता लगाया कि मतलब जो पहले के श्रीव जैसी स्पीशीज थी, श्रीव करके जो एनिमल, चूहे जैसे एनिमल्स जिनकी नाक लंबी होती है, उन स्पीशीज से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है. और ये सारा जेनेटिक स्टडी से ही पता चलता है. ऐसे ही हवा में हम कोई भी बात नहीं छोड़ते हैं. साइंटिस्ट कोई भी चीज़ को हवा में डिक्लेयर नहीं करते हैं. हज़ारों बार रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर वो कोई कंक्लूजन निकालते हैं. और तब जाके हमको ये स्टेटमेंट मिला कि ह्यूमन इवोल्यूशन हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ट्री ड्वेलिंग श्रीव लाइक एनिमल. मतलब ऐसे एनिमल्स जो ट्री पर लटकते रहते थे. ओके ड्वेलिंग मतलब लटकते रहना, एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करना. दिस प्रोसेस बिगैन इन पैलियोसीन एपोक. एपोक मतलब क्या होता है? काल, मतलब एक समय. ओके एक पीरियड. जैसे हम बोलते हैं ना हिस्टोरिकल पीरियड, मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड, तो वैसे ही एपॉक मतलब एक टाइम, एक पीरियड, एक एरा, जिसको आप बायोलॉजिकल टर्म में बोल सकते हो। तो पैलियोसीन करके एक टाइम था, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जब ह्यूमन इवोल्यूशन का
डिस्कवरी हुआ। ओके, सो दिस प्रोसेस बिगेन इन पैलियोसीन एपॉक। ये आपको याद रखना है, सीईटी में एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कौन से एपॉक में स्टार्ट हुआ, सो पैलियोसीन। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड dwindling forest forced arboreal mammals to adapt to life on land। मतलब ये जो पीरियड था, पैलियोसीन एपॉक जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, मतलब जिस तरीके से फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही थी या नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो रहा था और ट्रीज छोटे छोटे होते जा रहे थे, कम नंबर में ट्रीज होते जा रहे थे, तो बोलते हैं ना कि नेचर खुद इंसान को या किसी भी एनिमल को बदलता है। मतलब नेचर खुद ऐसे कंडीशंस क्रिएट करता है कि एनिमल को अपने आप को बदलना ही पड़े। तो फॉरेस्ट ने कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि जो एनिमल्स सिर्फ झाड़ पर रहते थे, आर्बोरियल एनिमल्स मतलब क्या होते हैं, अंडरलाइन करके लिखो, आर्बोरियल मैमल्स मतलब क्या होते हैं, जो एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जो ज़्यादातर अपने लाइफ का 95% ऑफ द टाइम ट्रीज के ऊपर बिताते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करते हैं, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? आर्बोरियल एनिमल्स। तो धीरे धीरे करके फॉरेस्ट की, जंगल्स की कंडीशन कुछ इस तरीके से बदल रही थी कि ये आर्बोरियल मैमल्स मजबूर हो गए जमीन पर रहने के लिए। मतलब आर्बोरियल एनिमल्स बन गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? लैंड पर रहने वाले एनिमल्स। तो नेचर ने अपने आप को कुछ इस तरीके से बदला या कुछ इस तरीके से इन मैमल्स को मजबूर कर दिया। दे फोर्स्ड दीज आर्बोरियल मैमल्स टू स्टार्ट लिविंग ऑन लैंड। लैंड पर रहना ये शुरू करें, ये नेचर ने फोर्स किया आर्बोरियल मैमल्स के ऊपर। ओके, दिस डिसेंट मस्ट हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स। और इसी वजह से, मतलब डिसेंट का मतलब क्या है? काल परिवर्तन। डिसेंट का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ टाइम। मतलब जब आप किसी ऊंचाई से नीचे आते हो, जैसे ये एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते थे, अब ट्रीज से लैंड पर आ रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं एक तरीका का डिसेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे ग्रैंडफादर से नेक्स्ट जनरेशन आई आपके फादर से नेक्स्ट जनरेशन आए आप, तो ये डिसेंडेंट है। क्या बोलते हैं इसको हम? डिसेंडेंट। हम अपने ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट हैं और हमारे ग्रैंडफादर हमारे एंसिस्टर है, वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनके डिसेंडेंट हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे ग्राफ नीचे आता है उसको हम डिसेंडेंट बोलते हैं। तो जब ये एनिमल्स जो एक टाइम पे सिर्फ ट्रीज पर रहे करते थे, ये एनिमल्स अब जमीन पे आने लगे, मतलब एक हाइट से नीचे आ गए, तो इसको हम बोलते हैं काल परिवर्तन। मतलब जब ये एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते थे, तो जब ये आर्बोरियल एनिमल्स लैंड पर रहने लगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बन गए, उस समय से इवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी। ओके, सो दिस मस्ट हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब यहाँ पर ड्राइविंग की बात नहीं की जा रही है, बट यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लेड टू इवोल्यूशन, किस वजह से इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन का फर्स्ट फैक्टर था नेचर का रोल, जहाँ पर आर्बोरियल एनिमल्स ने लैंड पर रहना शुरू किया। इन द फॉलोइंग चार्ट, अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पर एक चार्ट दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स का, वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो इन द फॉलोइंग चार्ट इट कैन बी सीन दैट वी आर मोस्ट रिलेटेड टू गिबॉन्स, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास। चार्ट देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पर बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप टेक्स्ट बुक में देखो वो चार्ट कैसे क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम मैमेलिया क्लास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैमेलिया की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स। अब मैमेलिया क्लास में 3 आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है मार्सुपियल्स, दूसरा है मोनेट्रीम्स और तीसरा है यूथेरियंस। तो मार्सुपियल्स क्या होते हैं? पाउच्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके शरीर में पाउच होता है, जैसे कंगारू। देखो कंगारू का इमेज देखो, ये अपने बेबीज को अपने पाउच पे रखते हैं। सो दिस इज मार्सुपियल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स मीन्स एग लेइंग मैमल्स, मतलब ऐसे मैमल्स जो अंडा देते हैं, जो डायरेक्ट नहीं, मतलब दीज आर ओवीपैरस मैमल्स, दीज आर नॉट वीवीपैरस। ओवीपैरस मतलब जो अंडा देते हैं एनिमल्स, और वीवीपैरस मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं किसी नए इंडिविजुअल को। तो ऐसे मैमल्स जो अंडा देते थे, जैसे प्लैटिपस, इसका एक कार्टून भी आता था। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने नहीं देखा होगा, पर निक चैनल पे इसका एक कार्टून आता था, और कार्टून नेटवर्क में भी शायद, आई डोंट रिमेंबर, फिनियस एंड फर्ब करके ऐसा कुछ तो कार्टून था जहाँ पर प्लैटिपस का मेंशन किया गया था। तो ये प्लैटिपस एक ऐसा मैमल है जो अंडा देता है। इमेज देखो, मैं ये आपको पिक्चर्स क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप कोई इमेज देखते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और नेक्स्ट आपको क्या बताया गया? यूथेरियंस के बारे में। यूथेरियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो
जिनके बॉडी में विविपैरस बर्थ होता है, मतलब जो डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमंस, जैसे गोरिल्लास, ये अंडा नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल को पैदा करते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? प्लेसेंटल एनिमल्स। क्योंकि जब यूथेरियन फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में जो फीटस होता है वो प्लेसेंटा की मदद से कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा का पूरा फंक्शन समझने के लिए आपके सिलेबस का 2nd चैप्टर अच्छे से देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि प्लेसेंटा कैसे बनता है और उसका रोल क्या होता है। अब प्लेसेंटल मैमल्स मतलब यूथेरियंस का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑर्डर प्राइमेट्स। अब हम प्राइमेट्स की बारे में बात करें, प्राइमेट्स मतलब मोस्टली मंकीज। सो प्राइमेट्स का फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एक एंथ्रोपोइडिया और एक प्रोसीमी। प्रोसीमी में देखो 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये भी प्राइमेट्स ही है, मतलब ये मंकी के कैटेगरी के ही है, आर्बोरियल जो पेड़ पर रहते हैं। तो उसमें से 2 एग्जांपल हमको कौन से दिया गया है? एक लेम्यूर का एग्जांपल दिया गया है। देखो लेम्यूर कैसा दिखाई देता है, देखा, लंगूर जैसा आप बोल सकते हो बट समवॉट डिफरेंट। मतलब नेचर का ऐसा गेम है कि छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी पूरा ऑर्गेनिज्म बदल जाता है। सो दिस इज व्हाट लेम्यूर लुक्स लाइक। और सेकंड एग्जांपल है टार्सियर। टार्सियर देखो कैसा दिखाई देता है, समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस क्या है? सो टार्सियर। अब देखो हम देखते हैं एंथ्रोपोइडिया के बारे में। एंथ्रोपोइडिया को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, एक है होमिनोइडा, एक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक है न्यू वर्ल्ड मंकीज। तो होमिनोइडिया में ग्रेट एप्स की बात की गई है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में शॉर्ट नॉन प्रिहेंसाइल टेल, मतलब कि छोटी टेल वाले मंकीज, ऐसे मंकीज जिनकी टेल छोटी होती है। सो इनके बारे में हमको एग्जांपल क्या दिए गए? बबून्स, मकाउस, लंगूर एट्सेट्रा। तो लंगूर का इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा दिखाई देता है लंगूर। और लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट कैटेगरी है एंथ्रोपोइडिया का न्यू वर्ल्ड मंकीज। न्यू वर्ल्ड मंकीज की टेल लंबी होती है, लॉन्ग नॉन प्रिहेंसाइल टेल। सो दे आर स्क्विरल मंकी, स्पाइडर मंकी एट्सेट्रा। यहाँ पर देखो आपको इमेज दिखाई जा रही है स्क्विरल मंकी की। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं होमिनोइडिया के बारे में। होमिनोइडिया का फर्दर क्लासिफिकेशन है 3 अलग अलग कैटेगरीज में, होमिनिडे, पॉन्जिडे एंड ह्यालोबैटिडे। सो होमिनिडे का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स जिनका पोस्चर इरेक्ट होता है। इरेक्ट पोस्चर मतलब स्ट्रेट खड़े रहना। पोस्चर मतलब क्या होता है? बॉडी का स्टैंडिंग स्टाइल, आप स्ट्रेट हो, आप झुके हुए हो, कैसा आपका बॉडी का खड़े रहने का तरीका कैसा है, उसको हम पोस्चर बोलते हैं। तो इरेक्ट पोस्चर मीन्स स्टैंडिंग स्ट्रेट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। पॉन्जिडे में आता है सेमी आर्बोरियल एप्स, मतलब ऐसे एप्स जो लैंड पर भी रहते हैं और जो ट्रीज पर भी रहते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरांगुटान एट्सेट्रा। और लास्ट में आता है ह्यालोबैटिडे। ह्यालोबैटिडे एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम आर्बोरियल एप्स या गिबॉन्स बोल सकते हैं। गिबॉन्स का देखो आपको यहाँ पर इमेज दिखाया गया है कि कैसे दिखाई देते हैं गिबॉन्स। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो इसमें से हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं होमिनिडे में, क्योंकि वहां पर ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल दिया गया है। समझ में आई बात? अब आपको देखो नेक्स्ट पेज पे 114 पे एक ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? चार्ट दिया गया है। अब इस चार्ट में आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 रोज दी गई हैं और उसके बाद आपको 8 कॉलम दिए गए हैं। तो आपको 7 रोज में से सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रो याद रखनी है। अपीयरेंस मतलब कौन सा एनिमल कौन से एज में कैसा दिखाई देता था। देखो आपका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपको क्या बताया गया है? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस बताया गया है, और जो मल्टीपल कॉलम्स है उन कॉलम्स में आपको पीरियड बताया गया है कि इस से लेकर इस समय, मतलब ड्रायोपिथेकस के समय में वो एनिमल कैसा दिखता था, रैमापोथेकस के समय वो एनिमल कैसा दिखता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय वो एनिमल कैसा दिखता था, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन सेपियन। सो यहाँ पर इवोल्यूशनरी चेन बताई गई है। क्या बताई गई है? यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी चेन बताई गई है। समय के साथ एनिमल्स कैसे बदले, उनका अपीयरेंस कैसे बदला। तो जो ड्रायोपिथेकस टाइम था उस समय एनिमल कैसे दिखते थे? बंदर के जैसे, एप लाइक। फिर रैमापिथेकस का जब समय आया तब ये एनिमल्स कैसे दिखने लगे? ह्यूमन के जैसे, मतलब मैन लाइक। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जब टाइम आया उस समय ये एनिमल्स मतलब ऐसे कनेक्टिंग लिंक बन गए बिटवीन एप एंड मैन। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से बंदर थे, ना तो ये पूरी तरीके से इंसान थे, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये 100% आपके या तो 12th बोर्ड्स में पूछा जाएगा या तो एंट्रेंस में पूछा जाएगा। पूछते हैं व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। फिर नेक्स्ट आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मीन्स हैंडी मैन लाइक, मतलब जैसे
जैसे अब ये बंदरों ने हाथ पर चलना छोड़ दिया था, अब वो सिर्फ 2 लिम्स का यूज़ करते थे, उनके लेग्स का यूज़ करते थे। ओके, फिर उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब एप मैन। एप मैन मतलब जिनमें अब थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स एप्स के थे, बंदर के थे, लेकिन खाना पीना खाना, खाने को पका के खाना, या मतलब खाना खाना, ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे ये इनमें धीरे धीरे करके आने लगे थे। किसमें? होमो इरेक्टस में। और ये स्ट्रैंड स्ट्रेट होने लगे थे, इनका पोस्चर इरेक्ट होने लगा था। फिर आता है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन में एडवांस्ड प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब कि अब इनमें 90% ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, इनका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह सब ह्यूमंस जैसा प्रॉपर दिखने लगा था। और होमोसेपियन मतलब हम, जो प्रॉपर ह्यूमंस इवॉल्व हो गए। मतलब आज के मैन कैसे दिखते हैं, आज की वुमेन कैसे दिखती है, कंप्लीटली लाइक डिफरेंट देन मंकीज। हम एप से टोटली अलग दिखाई देते हैं, हमारी टेल गायब हो गई है, हमारी मतलब हम अपने सिर्फ चलने के लिए सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, किसी सामान को पकड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, खाने को पकाकर खाते हैं। सो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन। समझ में आई बात? तो आपको ये अपीयरेंस अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आपको साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड दिया है, ये आप खुद से पढ़ोगे। साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड में क्या दिया गया है कि कौन से एनिमल्स की हड्डियां या कौन से एनिमल के फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब उनके बॉडी के रिमेन्स, ओके, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ड्रायोपिथेकस के एनिमल्स के फॉसिल्स आपको अफ्रीका, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, रैमापिथेकस के शिवालिक हिल्स वगैरह वगैरह। तो ये कॉलम आप खुद से पढ़ोगे, मतलब इन एनिमल्स के फॉसिल्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें क्या बताया गया है कि कौन से पीरियड में कौन से एनिमल थे। तो मियोसीन एपोक 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो, MYA मतलब क्या होता है? मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 25 लाख साल पहले, 25 मिलियन ईयर्स अगो जो एनिमल्स थे जिनको हम ड्रायोपिथेकस बोलते थे, वो कौन से पीरियड में देखने को मिलते थे? मियोसीन एपोक में। फिर उसके बाद रैमापिथेकस एनिमल्स कौन से एपोक में देखने को मिले? मियोसीन एंड अर्ली प्लियोसीन एपोक, दैट इज 14 to 12 मिलियन ईयर्स अगो। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एनिमल्स थे वो कौन से पीरियड में देखने को मिले? लेट प्लियोसीन और अर्ली प्लीस्टोसीन एपोक, अबाउट 4 to 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद होमो हैबिलिस, लेट प्लियोसीन और अर्ली लिस्टोसीन 2.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। और ऐसे करके आगे आगे आपको ये ईयर्स, आप ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस का पीरियड याद रखोगे। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस का पीरियड याद रखोगे, क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्स्ट कॉलम अच्छे से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्केलेटल फीचर्स। स्केलेटल फीचर्स मतलब उनके बॉडी का ढांचा, उनके बॉडी का जो शरीर का हड्डियों का ढांचा था वो कैसे डेवलप हुआ। तो ड्रायोपिथेकस का नहीं बताया है, रैमापिथेकस का नहीं बताया, बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या बताया है कि उनकी बॉडी 4 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं थी, नॉट टॉलर देन 4 फीट। उनके जॉज, जो जबड़ा होता है वो लंबा होता था, जॉज लार्जर। प्रोग्नाथस फेस मतलब फ्लैट फेस, एकदम चपटा मुंह, जैसे मंकीज का होता है ना, एकदम फ्लैट फेस होता है। चिन एब्सेंट, उनकी चिन नहीं होती थी, मतलब ये जो लिप्स है उनका ऐसे पूरा इतना मुंह खुलता था, उनके में चिन नहीं होती थी। लंबार कर्वेचर प्रेजेंट, मतलब आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जो लंबार कॉलम होता है वो लंबार कॉलम प्रेजेंट था, मतलब उनकी बॉडी अब धीरे धीरे करके इरेक्ट हो रही थी। फिर नेक्स्ट होमो हैबिलिस में क्या बताया गया है? लोअर जॉ, उनका जॉ थोड़ा छोटा होना स्टार्ट हुआ। लाइटी बिल्ट डेंटिशन, मोर लाइक मॉडर्न मैन, धीरे धीरे करके उनका ये जो फेस था वो मैन के जैसा स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट हो रहा था। एंड स्मॉलर मोलार्स मतलब क्या होते हैं? आपके दांत, जो दाढ़ होती है ना आपकी, जो आपके मोलार तीत होते हैं जहाँ जो एंडिंग में होते हैं, ओके। तो वो धीरे धीरे करके दांतों का साइज छोटा होने लगा। स्टार्टिंग में मंकीज के दांत बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे वो ह्यूमंस बनने लगे, उनके मोलार्स का साइज छोटा होने लगा। फिर नेक्स्ट होमो इरेक्टस के टाइम पे क्या हुआ, मतलब जो होमो इरेक्टस की स्पीशीज थी उनके टाइम पे क्या हुआ? 5 फीट इन हाइट, उनकी हाइट बढ़ी। प्रोग्नाथस फेस, फ्लैट फेस, मैसिव जॉज, उनके मुंह बड़े बड़े, ह्यूज टीथ, बड़े बड़े दांत, देखो यहाँ टीथ की स्पेलिंग रॉन्ग है। चिन एब्सेंट, उनकी चिन नहीं हुआ करती थी। बोनी आई ब्राउ रिजेस प्रेजेंट, उनकी आंखों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े आईब्रोज के रिजेस प्रेजेंट रहते थे, मतलब ऐसे बड़े बड़े खड्डे रहते थे और अंदर की तरफ आईज प्रेजेंट रहती थी। तो होमो इरेक्टस कुछ इस तरीके से दिखते थे। फिर निएंडरथल मैन, हैवी बिल्ट, शॉर्ट, प्रोमिनेंट ब्राउ रिजेस, लो फोरहेड, उनकी बॉडी एकदम हैवी,
आईब्रोज एकदम क्लियरली दिखने वाले, प्रॉपर आई सॉकेट, उनका मुंह बड़ा सा, बड़ा फोरहेड, डीप जॉज, बड़े बड़े जॉज, चिन एब्सेंट, अभी भी उनमें चिन एब्सेंट थी, आउटवर्डली कर्व्ड थाई बोन्स, और उनकी जो थाई बोन्स होती थी, जो उनकी पैर की बोन्स होती थी, वो बाहर की तरफ निकली हुई होती थी। मतलब आपने देखा होगा किसी मंकी का स्ट्रक्चर, ऐसे उनका पैर का बोन ऐसे पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और होमोसेपियंस मतलब हम ह्यूमंस कैसे दिखाई देते हैं, हमारे में चिन भी प्रेजेंट है, हमारा माउथ का स्ट्रक्चर भी छोटा है, हमारे दांत भी छोटे छोटे हैं, हमारा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मंकीज से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ। तो आपको याद क्या क्या रखना है इस टेबल में से, फर्स्ट कॉलम अच्छे से याद रखना है, अपीयरेंस, कौन सी स्पीशीज कैसे दिखाई देती थी। ऊपर जो नाम दिए ना, ड्रायोपिथेकस, रमैपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे स्पीशीज के नाम है। किसके नाम है? वो स्पीशीज के। मैंने गलती से पहले बोल दिया था कि वो पीरियड के नाम है, वो पीरियड के नाम नहीं है, वो स्पीशीज के नाम है, क्योंकि नीचे पीरियड आपको दिया गया है। ओके, और लास्ट में आता है क्रेनियल, नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर मतलब ये कैसे खड़े होते थे। तो ड्रायोपिथेकस स्पीशीज सेमी इरेक्ट, मतलब आधे झुके हुए, फिर रमैपिथेकस सीधे इरेक्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपराइट, एकदम ऊपर की तरफ ऐसे, उनका चेस्ट वगैरह सब बाहर, फिर होमो हेबिलिस स्ट्रेट, होमो इरेक्टस स्ट्रेट, निएंडरथल मैन स्ट्रेट मतलब इरेक्ट, और होमोसेपियन भी स्ट्रेट। फिर नेक्स्ट आता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर कितनी जगह है, मतलब कितना बड़ा सर है। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब जिनको लिंक बोला जाता है कि ये बंदर और ह्यूमंस के बीच के लिंक वाली स्पीशीज है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 450 to 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा छोटा दिमाग होता था इनका। इनका जो सर होता था, जो ब्रेन का जो स्पेस होता था, वो छोटा होता था। जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे स्पीशीज इवॉल्व हुई, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ते गई। नेक्स्ट स्पीशी में 650 to 800 सीसी, नेक्स्ट में 900 सीसी, फिर 1400 सीसी, और फिर लास्ट में 1450 सीसी। तो जैसे जैसे स्पीशीज इवॉल्व हुई, ब्रेन का साइज बढ़ा और इंटेलिजेंस बढ़ी। समझ में आ रही है बात? ओके। फिर लास्ट आता है स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स आप पढ़ सकते हो कि क्या देखने को मिलता था। ड्रायोपिथेकस में दे शोड क्लोज सिमिलैरिटी टू चिंपैंजी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मैन विथ एप ब्रेन, मतलब बॉडी मैन जैसी पर दिमाग बंदर जैसा। होमो हेबिलिस में प्रोबेबली दे डिड नॉट ईट मीट, मतलब वो वेजिटेरियंस हो सकते हैं। मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स, मतलब ये एनिमल्स ने पत्थरों से अलग अलग औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। निकनेम्ड हैंडीमैन, इनको हम हैंडीमैन बोलते थे। हैंडीमैन मतलब जिनके पास सब कुछ तैयार रहता था, अपने हाथ में ये लेके घूमते थे, कुल्हाड़ी भाला जो कुछ भी होता था। फिर नेक्स्ट आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में शायद ये नॉन वेजिटेरियंस थे, ओमनीवोरस थे, मतलब सब कुछ खाते थे, और फायर का यूज़ करते होंगे, मतलब आग का यूज़ करना, खाना पका के खाना, यहाँ से स्टार्ट हुआ होमो इरेक्टस के पीरियड से। फिर नेक्स्ट आता है निएंडरथल मैन। दे यूज्ड हाइड, बरीड देयर डेड, कंस्ट्रक्टेड फ्लिंट टूल्स, मतलब इन्होंने डेड बॉडीज़ को बरी करना स्टार्ट किया, मतलब प्रॉपरली दफनाना स्टार्ट किया, खाना पीना स्टार्ट किया, कपड़े पहनना स्टार्ट किए, और धीरे धीरे करके इन्होंने अलग अलग टूल्स यूज़ करना स्टार्ट किए। और होमोसेपियंस मतलब हम डेवलप्ड डिस्टिंक्ट रेसेस, हमने अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग स्पीशीज़ को बर्थ दिया। डेवलप्ड केव आर्ट अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, हमने गुफाएं बनाना स्टार्ट की, गुफाओं के अंदर अलग अलग आर्टिस्टिक पेंटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे नेचर इवॉल्व हुआ, हमने भी इवोल्यूशन दिखाया। ओके, अब आगे देखो, सेम आपका जो ये टेबल था, इस टेबल को ही एक्सप्लेन किया गया है। क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बात की है। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन साइज। सो क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, वैसे वैसे ब्रेन का साइज बढ़ रहा था। एंड लार्ज साइज ऑफ फ्रंटल लोब हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई फोरहेड। सो जैसे जैसे आपका दिमाग का साइज बढ़ रहा था, तो आपका फ्रंटल लोब मतलब ये फोरहेड जो होता है, इसका भी साइज बढ़ने लगा, क्योंकि दिमाग को अंदर रहने के लिए जगह चाहिए। नेक्स्ट, increase in intelligence necessitated physical development so that body and brain could be used effectively and productively. ब्रेन का साइज बढ़ा तो इंटेलिजेंस बढ़ी तो बंदरों ने भी अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया, और अपने आप को कैसे यूज़ किया जाए, अपने आजू बाजू की रिसोर्सेज को, फूल पत्ते झाड़ खाने को कैसे यूज़ किया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया। फ्रीडम ऑफ 4 limbs फ्रॉम लोकोमोटरी फंक्शन एंड अपोजेबल थंब। मैं ना शायद एक पैराग्राफ स्किप कर दिया मैंने, हाँ वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। हाँ पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रीडम ऑफ 4 limbs फ्रॉम लोकोमोटरी फंक्शन एंड अपोजेबल थंब। अपोजेबल थंब मतलब क्या होता है, देखो ये आपकी फिंगर्स हैं,
अगर मैं इन फिंगर्स को बंद करूँ तो ये फिंगर्स अंदर की तरफ आती है, और ये थंब को जब मैं बंद करती हूँ तो ये बाहर की तरफ बंद होता है। मतलब जब आपका थंब आपकी फिंगर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमारा थंब हमारी फिंगर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसको हम बोलते हैं अपोजेबल फंक्शन, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं। हमारे अंगूठे के वजह से ही हमको ग्रिप मिलती है। अगर आपका थंब नहीं रहेगा तो आपको किसी भी चीज़ को पकड़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। ट्राई करो। ओके, ऑल राइट। सो अपोजेबल थंब, फ्रीडम ऑफ 4 लिम्स, मतलब आसानी से इधर उधर घूमने की आज़ादी, अपने हैंड्स और लेग्स को अच्छे से यूज़ करने की आज़ादी। सो ऑल दिस लेड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हैंड्स फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एट्सेट्रा। मोटर स्किल्स डेवलप होना मतलब कि आप चलने फिरने की एक्टिविटी आपकी डेवलप हो गई। आप चारों लिम्स का यूज़ करने की बजाय आप ऊपर के 2 लिम्स मतलब हैंड्स का इस्तेमाल चीज़ों को पकड़ने के लिए करने लगे, और लेग्स का इस्तेमाल मूवमेंट करने के लिए करने लगे। बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन मतलब क्या होता है? बाइपेडल मतलब जब आप आपके 2 लोअर लिम्स यूज़ करते हो, मतलब या तो 2 अपर लिम्स या तो 2 लोअर लिम्स, जब आप चलने के लिए यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं बाइपेडल। बाय मीन्स 2 एंड पेडल मीन्स वॉकिंग। तो जब आप कोई भी 2 लिम्स मतलब या तो हाथ या तो पैर, 2 लिम्स जब आप यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं बायपेडल लोकोमोशन। तो यहाँ पर हम लेग्स यूज़ करने लगे लोकोमोशन करने के लिए। मतलब बंदर, पहले बंदर चारों पैर पे चलते थे, मतलब चारों हाथों पे चलते थे, चारों लिम्स यूज़ करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने ऊपर के लिम्स सिर्फ चीज़ें पकड़ने के लिए की, और नीचे के लिम्स, लोअर लिम्स वॉक करने के लिए यूज़ किया। सो बायपेडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर मतलब चेस्ट आउट, स्ट्रेट पोस्चर। कपल्ड विथ स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन मतलब क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, आजू बाजू के नेचर को देखना, उसको समझना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना। ऑल दिस हेल्प्ड मैन टू मूव अराउंड सेफली ऑन लैंड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ह्यूमन सेफली मूव कर सकते थे। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन वॉज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल रिमेन्स फाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये सब हमको कैसे पता चला कि मतलब ह्यूमन्स कैसे पहले थे और अब कैसे हैं? क्योंकि हमको इनकी फॉसिल्स मिली। फॉसिल्स मतलब इनके हड्डियों के ढांचे मिले। समझ में आई बात? और देखो अब लास्ट में क्या बताया गया है? सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज शोन इन द टेबल। जो हमने अभी टेबल देखा उसमें हमको एंसेस्टर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ड्रायोपिथेकस, रमैपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एटसेट्रा एटसेट्रा। The above table clearly shows the gradual increase in cranial capacity। हमने जो ये टेबल देखा इसमें हमने देखा कि कैसे cranial capacity इंक्रीज हो रही है। पहले 450 cc, फिर 600 cc, फिर 900 cc। ओके, ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, ब्रेन का साइज बढ़ रहा है तो ब्रेन इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो इवोल्यूशन हो रहा है। शेप ऑफ स्कल एंड डेंटिशन, डेंटिशन मतलब मुंह का स्ट्रक्चर ऑफ द एंसेस्ट्रल ह्यूमन स्टिल डेट, मतलब स्टार्टिंग में लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था और अभी लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमको बताया है टेबल में। आवर जर्नी ऑफ इवोल्यूशन स्टिल कंटिन्यूज, आज भी हम इवोल्यूशन दिखा ही रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम टोटली एडवांस्ड हो गए, अभी भी बहुत सारा इवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। जो पैराग्राफ मैंने मिस कर दिया था, देखो वो पैराग्राफ क्या था, पेज नंबर 113 पर ये वाला पैराग्राफ, टेबल के ऊपर का राइट हैंड साइड वाला पैराग्राफ। The major evolution trends in transition from ape to man are considered further. Special characteristics have been acquired by man in the course of evolution. जैसे जैसे humans evolve हुए उनके अंदर special characteristics देखने को मिली। Major changes that took place in the evolution of man include, ये हमने एक्चुअली आगे पढ़ लिया तो मैं सिर्फ बता देती हूँ ओवरव्यू कि हमको ज़्यादातर क्या चेंजेस देखने को मिले ह्यूमंस में। उनका ब्रेन का साइज इंक्लूड इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन एंड एनहांस्ड इंटेलिजेंस, ब्रेन का साइज बढ़ा तो समझदारी बढ़ी तो बाइपेडल लोकोमोशन उन्होंने करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने सिर्फ 2 लेग्स का यूज़ करना स्टार्ट किया चलने के लिए। अपोजेबल थंब के वजह से ग्रिप अच्छी मिली तो ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ पाते थे। बॉडी पोस्चर इरेक्ट हुआ, हाइट थोड़ी सी, मतलब ये जो 4 लिम्स होते हैं 4 लिम्स की हाइट छोटी हो गई। पहले उनके हाथ उनके एकदम पैर तक पहुंचते थे, पर धीरे धीरे करके जैसे हाथों का इस्तेमाल कम होने लगा उनकी साइज़ छोटी छोटी हो गई। मतलब जब ये मंकीज़ ने ट्रीज़ की बजाय लैंड पर रहना स्टार्ट किया तो उनकी टेल भी गायब हो गई। टेल क्यों होती थी मंकीज़ की? क्योंकि उनको मतलब ट्रीज़ पे अपना ग्रिप बना के रखना होता था, तो वो अपनी पूंछ से, टेल से वो ट्री की ब्रांच को बांध लेते थे, पकड़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लैंड पे रहने लगे, मतलब मंकीज़ जब लैंड पे रहने लगे तो उनको टेल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेल गायब हो गई। लेंथनिंग ऑफ द हिंड लिम्स, उनके 4 लिम्स छोटे हो गए और हिंड लिम्स बड़े हो गए। 4 लिम्स मतलब हाथ, हिंड लिम्स मतलब पैर, तो धीरे धीरे करके पैर बड़े होने लगे, हाथ छोटे होने लगे। डेवलपमेंट ऑफ चिन, पहले उनकी चिन नहीं हुआ करती थी, धीरे धीरे करके चिन डेवलप हुई, दांत छोटे हुए। ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डल, उनका पेल्विक गर्डल ब्रॉड हुआ बर्थ देने के लिए।
डेवलपमेंट ऑफ लंबार कर्वेचर, उनका लंबार कर्वेचर डेवलप हुआ ताकि उनकी बॉडी स्ट्रेट पोस्चर ले सके। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने बात करना सीखा, अलग अलग लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ, उनके अलग अलग आर्ट्स हमको देखने को मिले, पेंटिंग, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, अलग अलग टूल्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हमको ओवर अ पीरियड देखने को मिली। तो आज के सेशन में हमने ये सब कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया हमने कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। थोड़ा सा पैराग्राफ शफल हो गया है, बट आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो टेबल मैंने बोला है उसमें से 3 चीज़ें अच्छे से याद कर लो, स्पीशीज़ का नाम, उनका अपीयरेंस, उनका पीरियड और लास्ट में उनका क्रेनियल कैपेसिटी। एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आई होप आज का सेशन आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, क्योंकि अपने पूर्वजों के बारे में जानने को मिला, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने को मिला। और अपने इसी इंटरेस्ट को बनाए रखो, क्योंकि जल्दी हम 6th चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा बॉटनी पढ़ेंगे अब हम, बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी। सो आई होप आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो। हम सबसे पहले अब वो चैप्टर्स टारगेट करेंगे जिनमें से मतलब पोर्शन ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ना है, तो वो चैप्टर करके हम खत्म करेंगे। ओके, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स ऑलरेडी हमने फिनिश किए हैं, 4 बड़े बड़े चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए हैं। तो अब पहले छोटे चैप्टर्स टारगेट करेंगे और फिर बाद में हम बड़े चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। सो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर चैनल, यू आर लर्निंग अ लॉट एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बने रहो ज्ञान लैब के साथ। थैंक यू।